Hello everyone. So today we are going to discuss about the mechanism of fertilization. That means when the sperm and ovum they meet each other, we know that the zygote is formed in the ampulla region. So today we will discuss that how come this fertilization takes place from the insemination. That means जब male ejaculate करता है in the vagina of the female. So from the insemination till the fertilization and how that zygote is formed, that is what our discussion is all about. There are few students who have been asking me about कि what if two sperm म्यूचुअली फर्टिलाइजेस वन ओवम. तो उन सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा कि क्यों टू स्पर्म कैनॉट म्यूचुअली फर्टिलाइज वन ओवम. उस सब का आंसर इस डिस्कशन में तुम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है. सो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नोट्स में तुम लोगों को फोटो आई विल सेंड यू. ओके. तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन वॉट एवर आई एम सेइंग. ठीक है. अच्छा, तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज दैट कि जो फर्टिलाइजेशन रीजन है, फर्टिलाइजेशन रीजन जो है वो है कौन? वो है एम्पुला. इज नॉट इट? एंड जो इंसेमिनेशन रीजन है, दैट मीन्स द प्लेस जहां पे मेल जो है वो मेल अपना सीमेन छोड़ेगा, तो वो इंसेमिनेशन रीजन है वेजाइना. ठीक है ना. बट ये मैंने जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द प्लेसेस स्पेसिफिक कि क्या कौन कहाँ क्या होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है. बेसिकली अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि देयर आर टू थिंग्स विच आर कॉल्ड एज decapacitation of sperm. ठीक है. And then there is another thing which is called as capacitation of sperm. ठीक है. तो इन दोनों इवेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या है. ठीक है ना. तो जो डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म है, ये डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म दिस इज समथिंग व्हिच ऑकर्स इन, मतलब कौन सा कहां पे होता है, तो डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जबकि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म विल ऑकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मैंने एमआरएस एंड एफआरएस लिखा है. ठीक है. सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है ना. नाउ द थिंग इज कि कौन सा मैकेनिज्म कहां पे हो रहा है, दैट दिस इज नॉट द मेन मैकेनिज्म. ओके. दिस इज जस्ट द some kind of introductory mechanism to this particular phenomena. First we will have to know that how the sperm is sent from the male to the female, in what way it is sent from the male to the female. That is what we must know at first. Okay. The moment that thing is clear, then we can move to the ampulla region and see how come the mechanism of fertilization is occurring or it is happening at that particular region. That means at the ampulla. Now we are not discussing that how the sperm and ovum are getting fused. Now we are discussing the introductory part of this mechanism, that how come the sperm will be sent in the form along with the semen, how come that sperm will be sent from the male's body to the female's body. Okay. So decapacitation of sperm simply means that when the sperm is in male reproductive system, at that time all the necessary movements are provided by whom? It is provided by oxytocin. ठीक है. ध्यान, ऑक्सीटोसिन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्पर्म है वो स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या स्टेजेस, स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. तो वो जो स्पर्म है, वो स्पर्म जब टेस्टिस से बाहर आएगा, मेल एक्सेसरी डक्ट में आएगा, मेल एक्सेसरी डक्ट से उसको एम्पुला में लाया जाता है. वास्ट डिफरेंस ब्रिंग्स इट टू एम्पुला. एम्पुला के आगे इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक उट्रिकल, यूरेथ्रा आउट, है ना. तो ये पैटर्न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहां पे ये जो मूवमेंट हुआ स्पर्म का, कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर फॉर्म हुआ, वहां से स्पर्म निकला रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा इफारेंशिया, एपिडाइडिमिस, वासा डिफरेंशिया, एम्पुला, उससे भी आगे जा रहा है. ये सारा मूवमेंट कौन करवा रहा है? ये सारा मूवमेंट करवा रहा है दिस हार्मोन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन. ठीक है. मैंने इजाकुलेशन के बारे में भी तुम लोग को एक बार बोला है कि मेल का जो इजाकुलेशन होता है दैट इज ऑल्सो डन बाय ऑक्सीटोसिन. ओके.
द ब्रेन रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड दैट ऑक्सीटोसिन गिव्स दैट ऑर्गाज्म, और उस ऑर्गाज्म के वजह से मेल डज द इंसेमिनेशन। तो मेल का इंसेमिनेशन इज रिलेटेड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। वो तो इंसेमिनेशन के टाइम पे जो होना है वो तो होगा ही, बट बिफोर दैट ऑल्सो जो सिस्टम में स्पर्म का मूवमेंट है वो मूवमेंट भी कौन कराता है, ये हार्मोन कराता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ओके, द पॉइंट इज अगर मेल के बॉडी में ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी मूवमेंट करवा रहा है तो क्या स्पर्म को अपना टेल का यूज करके मूवमेंट करने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू use any kind of energy in the male reproductive system by the sperm, because there is an automated, you can say, a movement provided by this particular hormone in our body, and that makes the movement of the sperm from one portion to the another inside the male reproductive system, है ना। तो इसका मतलब स्पर्म को मेल के बॉडी के अंदर खुद से मूव करने का कोई जरूरत नहीं है। रादर स्पर्म कैन सेव दैट एनर्जी, सो दैट स्पर्म यूजेस दैट एनर्जी व्हेन द स्पर्म रीचेस वेयर, in the female reproductive system. Maybe in the female reproductive system sperm को automated response कराने वाला कोई है नहीं, तो under that circumstances sperm को खुद से अपना movement करना पड़ेगा। तो why to waste the energy over here, rather than let's store it so that we can do better kind of movement, better swimming, better movement of tail with full energy जो सेव करके हम लोग आए हैं, मतलब सेव करके जो स्पर्म आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे यूज कर सकता है। तो मेल में स्पर्म जनरली अपना टेल हिलाता नहीं है, स्विमिंग नहीं करता है, बिकॉज ये जो हार्मोन है ये हार्मोन मूवमेंट देता है, ठीक है। तो ऑल द नेसेसरी मूवमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मैं ये भी लिख दिया, ठीक है। हाँ, ओके, सो आई होप यहां तक समझ में आया है। इसके अलावा हम लोग स्पर्म के साथ और क्या क्या करते हैं इसको अच्छे से समझो, ठीक है। स्पर्म, व्हेन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन स्पर्म रीचेस, किधर, व्हेन द स्पर्म रीचेस एम्पुला। हमको पता है जब स्पर्म एम्पुला पे पहुंचता है तो एम्पुला में एक और चीज का भी ओपनिंग है, किसका, एक और चीज का भी ओपनिंग है, किसका, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, जो हमारा मुलेरियन डक्ट से फॉर्म होता है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल फ्लूइड आके कहां गिरता है, एम्पुला। तो वी कैन से और नॉट दिस एम्पुला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला, दिस इज द एम्पुला दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो वासा डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में घुस के एक डायलेटेड रीजन का फॉर्मेशन करता है, मैं उस एम्पुला का बात कर रहा हूं। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन दैट वी आर डिस्कसिंग। तो सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू द एम्पुला, दिस इज द एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, जो वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में घुस के डायलेट हो जाता है, दिस इज दैट एम्पुला। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल क्या छोड़ेगा, सेमिनल फ्लूइड छोड़ेगा। तो देखो सेमिनल फ्लूइड आ रहा है इधर। नाउ यू विल हैव टू रिमेंबर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल फ्लूइड। व्हाट वर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल फ्लूइड? मैंने बोला था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में इसका एप्लीकेशन या यूज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सेमिनल वेसिकल ने जो सेमिनल फ्लूइड छोड़ा, उस सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट है ये वाला चीज, जिसका नाम है क्या, फाइब्रिनोजेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फाइब्रिनोजेन इस सेमिनल फ्लूइड का एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो जैसे ही सेमिनल फ्लूइड आके एम्पुला में स्पर्म के साथ मिलता है तो उस सेमिनल फ्लूइड में ये फाइब्रिनोजेन है। ये फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजेन फॉर्म्स व्हाट, क्लॉट्स, और यू कैन से कोआगुलेशन ऑफ सीमेन। जैसे सेमिनल फ्लूइड आके स्पर्म के साथ मिलना चालू हो जाएगा, सीमेन का बनना रेडी, फिर प्रोस्टेटिक आके मिलेगा, वो भी एक सीमेन का कंस्टिट्यूएंट है, फिर कॉपर्स आके मिलेगा, वो भी सीमेन का एक कंस्टिट्यूएंट है। लेकिन बेसिकली जैसे ही सेमिनल फ्लूइड आके एम्पुला में स्पर्म से मिलना चालू होगा तो सीमेन बनना चालू हो गया। सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म इज ऑल्सो सीमेन, प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीमेन प्लस को, ठीक है। सो इट फॉर्म्स क्लॉट्स या कोआगुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। फिर हमको पता है एम्पुला से जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा की तरफ जब बढ़ता है तो देयर इज अनदर ग्लैंड, जिस ग्लैंड का नाम है क्या, जिस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करेगा, ये भी अपना फ्लूइड छोड़ेगा जिसका नाम है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में एक और सामान रहता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्लोटिंग एंजाइम। ये भी मैंने तुम लोग को पढ़ाया था। तो ये जो क्लोटिंग एंजाइम है, ये क्लोटिंग एंजाइम भी क्या करता है, ये क्लोटिंग एंजाइम भी कोआगुलेशन ऑफ सीमेन में मदद करता है। तो फाइब्रिनोजेन ऑफ सेमिनल फ्लूइड रिलीज बाय सेमिनल वेसिकल, वो फाइब्रिनोजेन भी
कोआगुलेशन ऑफ सीमेन देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीजेस प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड दैट इज क्लोटिंग एंजाइम, वो भी जब आके मिलेगा, ठीक है ना, सीमेन के साथ, तो वो सीमेन को और सोलिडिफाई कर देगा, कोआगुलेशन को और बढ़ा देगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस कोआगुलेशन दैट इज हैपनिंग इन द सीमेन मेनली डन बाय क्लोटिंग एंजाइम एंड द फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, सो दिस कोआगुलेशन क्या करेगा, स्पर्म के आसपास के जगह को फ्रीज कर देगा कि नहीं, एक्स्ट्रा सॉलिड टाइप का बना देगा कि नहीं, तो वो फ्रीज करने के वजह से, एक्स्ट्रा सॉलिड टाइप का बनाने के वजह से स्पर्म का सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, थिकर, और उस थिकर एनवायरनमेंट में स्पर्म अपना टेल नहीं हिला पाएगा, ठीक है ना, तो स्पर्म कैनॉट मूव, ठीक है, द स्पर्म कैनॉट मूव ड्यू टू द कोआगुलेशन, जो कोआगुलेशन उसके आसपास क्रिएट किया गया बाय द प्रोस्टेटिक फ्लूइड का कंस्टिट्यूएंट एंड सेमिनल फ्लूइड का कंस्टिट्यूएंट, उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, तो ये स्पर्म का आसपास के एनवायरनमेंट को एकदम थिकर बना दिया, स्पर्म का टेल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज, मतलब हम लोग स्पर्म का जो कैपेसिटी है टू मूव बाय इटसेल्फ, उस कैपेसिटी को हम लोग छीन रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो इसी को हम लोग डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। यहां पे डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में एक और चीज हम लोग को यहां पे लगाना पड़ेगा, और फिलहाल के लिए हम लोग इस कैपेसिटेशन को भूल जाते हैं, हम लोग डीकैपेसिटेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हुआ है ये तो होगा ही, इसके साथ एक और चीज होगा, वो क्या होगा, एक और चीज ये है कि सेमिनल फ्लूइड से एक और सामान निकल के आता है जो है कोलेस्टेरॉल, और ये कोलेस्टेरॉल क्या करता है, पकड़ लो, ये हमारा स्पर्म हुआ है ना, तो स्पर्म का ये मान लेते हैं हो गया द हेड रीजन, ठीक है, ये हो गया, पकड़ लो, मिडिल पीस, एंड ये हो गया टेल, और वो है हेड रीजन। हेड रीजन में एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो सेमिनल फ्लूइड का कोलेस्टेरॉल है, ये सेमिनल फ्लूइड का कोलेस्टेरॉल इस जगह पे एक इस तरीके का मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड बेसिकली यू कैन से फॉर्म्स अ कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इट फॉर्म्स अ कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन ओवर द हेड ऑफ स्पर्म। तो अगर हम लोग, ये स्पर्म है तो ये टेल है स्पर्म का, ये मिडिल पीस है और वो हेड है ना, और हेड जो रीजन है, उस हेड रीजन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होता है, एक होता है एक्रोसोम, है कि नहीं, और एक्रोसोम में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत सारा एंजाइम है जो एग के मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने में मदद करेगा, तो उन एंजाइम्स को तो बचाना पड़ेगा। प्लस उसके नीचे न्यूक्लियस है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उस न्यूक्लियस का देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, समझ में आ रहा है कि नहीं। एज वेल एज हमको पता है, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम का ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो एकदम डेलिकेट होता है, इट्स अ हाईली डेलिकेट मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स और व्हिच एनवेलप्स द एक्रोसोम, इज नॉट इट। एंड जब भी इंसेमिनेशन होगा, अगर स्पर्म का ये जो हेड पार्ट है या ये जो एक्रोसोमल पार्ट है, ये जाके अगर वेजाइना का किसी वाल में अगर टक्कर मार दे तो एक्रोसोम का मेम्ब्रेन इज हाईली डेलिकेट, वो तो वहीं पे फूट जाएगा। तो अगर एक्रोसोम का सारा एंजाइम अगर वेजाइना पे निकल गया, मेरा पॉइंट समझने का कोशिश करो, जब मेल इंसेमिनेट करेगा तो मेल इंसेमिनेट किधर करता है, वेजाइना में। अगर ये कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन हम लोग फॉर्म नहीं करेंगे तो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन इज हाईली डेलिकेट मेम्ब्रेन, सो जब हम लोग स्पर्म को छोड़ेंगे इन द वेजाइना, स्पर्म बोले जाके वेजाइना का किसी वाल में टक्कर मार गया, टक्कर मारने की वजह से एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फूट जाएगा। तो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फूट जाएगा तो एक्रोसोम के अंदर का सारा एंजाइम कहां निकल आएगा, वेजाइना में निकल आएगा कि नहीं। लेकिन इन एंजाइम्स को कहां निकलना था, यहां निकलना था कि नहीं, क्योंकि यहां पे ही, यही तो है हमारा फर्टिलाइजेशन जोन, जहां पे स्पर्म एंड ओवम शुड मीट, एंड वहां पे स्पर्म का एक्रोसोम के अंदर में जो एंजाइम है वो मदद करेगा स्पर्म को टू क्रॉस दोस मेम्ब्रेन्स। आई होप यू रिमेंबर दोस मेम्ब्रेन, वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये जो तीन मेम्ब्रेन है, इनको क्रॉस करने का सामान एक्रोसोम लेके घूम रहा है, लेकिन वो सामान अगर वेजाइना में ही निकल जाए, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वेजाइना में निकल जाने से ये स्पर्म तो वेजाइना में ही खत्म हो गया इसका सिग्निफिकेंस, तो ये स्पर्म एम्पुला में जाके क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए बिफोर इंसेमिनेशन, बिफोर मेल इंसेमिनेट करने से पहले, जिस मोमेंट पे सेमिनल वेसिकल का ये सेमिनल फ्लूइड स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, कहां आता है, एम्पुला रीजन में, किसका, वासा डिफरेंस का, वहां पे जब सेमिनल फ्लूइड स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो ये सेमिनल फ्लूइड स्पर्म का जो हेड रीजन है, जहां पे एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
दिस इज जस्ट लाइक कि स्पर्म मैं तुमको अभी कहां छोड़ने वाला हूं, फीमेल के वेजाइना में। तुम्हारा सर अगर डायरेक्टली जाके वेजाइनल वॉल में टक्कर मारेगा तो सर फूट जाएगा। तो व्हाई नॉट यू wear a helmet before I send you there? So this is just like putting a helmet over the sperm's head before it is transferred to the vagina of the female. And what this helmet is called? This helmet is called as GALEA, Galea Capitis. This is called as Galea Capitis. Okay, and this Galea Capitis will protect the acrosomal region, or you can say it will protect the head of the sperm when the sperm is released into the female's vagina. So this Galea Capitis is none other than the cholesterol membrane that we are talking over here. Okay, so the decapacitation of sperm involves two factors. The first factor is कि we should not allow the sperm to move, the sperm to use its energy in the male reproductive system, is not it? Because in the male reproductive system there is a hormone which gives that movement, so we will have to restrict it. How do we restrict it? We restrict it by making the surrounding environment या आसपास का environment of the sperm coagulated, so that the sperm will not have the freedom to move its tail. Second point is formation of Galea Capitis, that is a cholesterol membrane covering over the head of the sperm. So these are basically the things which are occurring in the decapacitation of the sperm. ठीक है, तो आई होप decapacitation का पोर्शन समझ में आया है। ठीक है ना, इसका नोट में भेजेगा। तो अभी इतना ज्यादा मतलब यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ, यहाँ पे बस समझो। ठीक है, तो अभी मैं ये मिटा देता हूँ, कैपेसिटेशन में चलते हैं। तो आई होप डिकैपेसिटेशन तुम लोग का क्लियर हुआ है। अभी हम लोग आज दो ही चीज पढ़ेंगे इस वीडियो में, डीकैपेसिटेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। और कल मैं एक और वीडियो छोड़ूंगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि मेन जब स्पर्म एंड ओवम मीट्स वन अनदर इन द एम्पुला, फिर वहां पे क्या होता है, इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फिर वहां पे क्या होता है, वो पार्ट 2 में होगा। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, एस्ट्रा साइकिल में यू हैव सीन इट became very long, so I'm going to divide this mechanism part into 2 video. Okay, so next is capacitation of sperm. तो capacitation of sperm कहाँ होता है? in female reproductive system कब होगा? आफ्टर इंसेमिनेशन। ठीक है, डीकैपेसिटेशन कब हो रहा है? बिफोर इंसेमिनेशन। ये हो रहा है आफ्टर इंसेमिनेशन। ठीक है, दिस इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म व्हिच विल occur आफ्टर इंसेमिनेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो we know that male ejaculates around 3 to 4 ml of semen during insemination। ठीक है, सीमेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड इन दिस 3 to 4 ml there will be around 200 to 300 million sperms, is not it, along with the prostatic fluid, along with the seminal fluid, along with the Copper's glands का fluid। ठीक है, so that is what your 200 to 300 million sperm accounts for, along with those things। Okay, now the capacitation of sperm, okay, we have written it occurs in the female reproductive system after insemination। Okay, now what are the things that will occur in the capacitation of sperm? The first thing that will occur under capacitation of sperm, the first thing that will occur is the removal of cholesterol membrane। okay, वो जो हेलमेट हम लोगों ने स्पर्म के ऊपर जो चढ़ा दिया था, सो दैट एक्रोसोमल मेम्ब्रेन वेजाइना में क्रश ना कर जाए, तो अब तो ये आराम से आ गया है। ठीक है ना, तो अब जब ये आराम से आ गया है, तो आराम से आने के बाद हेलमेट का तो जरूरत नहीं है, तो अब उस हेलमेट को हटाना पड़ेगा। सो रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑकर्स। एंड हु डज दिस? हु इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग दैट थिंग? इट इज द वेजाइनल म्यूकस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन। माने जैसे ही इंसेमिनेशन होगा और सीमेन जैसे ही वेजाइना में जाएगा, वेजाइना का जो म्यूकस है, वो म्यूकस इस कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन को हटा देगा, लाइसिस कर देगा, उड़ा देगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू ऑकर। सेकेंड थिंग व्हिच विल ऑकर, कि जैसे ये मेम्ब्रेन जाएगा, व्हाट विल ऑकर इज दैट द कैल्शियम आयन दैट इज ऑल्सो
फ्रॉम वेजाइनल म्यूकस, वी डॉट म्यूकस मैंने लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन फ्रॉम वेजाइनल म्यूकस डिफ्यूजेस थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजेस थ्रू क्या होगा, डिफ्यूजेस थ्रू, इट विल एंटर इनसाइड थ्रू दी एक्रोसम, ठीक है, एक्रोसम के थ्रू, समझ में आया ना। ये स्पाम, यहां पे ये है मिडिल पीस, ये है हेड, ये है टेल। हेड के ऊपर आया था गेलिया कैप्टिटिस, पहला पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं इंसेमिनेशन हुआ, वेजाइनल म्यूकस ने गेलिया कैप्टिटिस को क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, हटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हटाने के बाद कैल्शियम आयन जो है वो इधर से घुस के वो पहला किसके कांटेक्ट में आएगा, एक्रोसम, काम नहीं है, एक्रोसम के साथ कोई लेना देना नहीं, एक्रोसम क्रॉस, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ भी कोई काम नहीं है, न्यूक्लियस क्रॉस, फिर कहां जाएगा, मिडिल पीस में जाएगा। काय को जाएगा, क्योंकि मिडिल पीस में प्रेजेंट है कौन, मिडिल पीस में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी तक क्या था, चुपचाप था, काम नहीं कर रहा था, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा था। The moment this calcium ion will diffuse through acrosome nucleus and it will finally reach the middle piece and it binds to the mitochondria, 25 to 30 numbers of spirally mitochondria are present in the middle piece। तो जैसे ही जाके ये कैल्शियम आयन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाइंड करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया becomes active and starts releasing what, and it starts releasing ATP, ठीक है। ये जो ATP है, ये ATP अब क्या देगा, ये ATP देगा अब whiplash मूवमेंट ऑफ what, टेल। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो स्पाम का जो मूवमेंट करने का एबिलिटी था उसको हम लोग वापस स्पाम में ला रहे हैं, ठीक है। whiplash मूवमेंट ऑफ टेल, दैट इज टेल को हिलाने का, स्विमिंग करने का एबिलिटी हम लोगों ने दे दिया है। किसने दिया, कैल्शियम आयन ने दिया। डिफ्यूज होके इनको क्रॉस करके गया, माइटोकॉन्ड्रिया 25 to 30 नंबर्स ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे गया, वहां पे जाके बाइंड किया, और बाइंड करने के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एक्टिव और स्टार्ट किया रिलीजिंग एटीपी। क्या काम है एटीपी का, द एटीपी विल कम आउट एंड विल स्टार्ट मेकिंग द टेल टू मूव, whiplash मूवमेंट, चाबुक के जैसा मूवमेंट चालू होगा, उसके वजह से द स्पर्म विल स्टार्ट टू स्विम, स्पर्म स्विम करने का एबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ओके, सो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी देयर आर सम एक्सेसरी थिंग्स दैट यू शुड नो। व्हाट आर द एक्सेसरी थिंग्स? पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट इज जो क्लॉटिंग कोआगुलेशन हम लोगों ने किया था, उसने स्पर्म का सराउंडिंग को रोक के रखा था, स्पर्म टेल मूव नहीं कर पा रहा था। अब हम लोगों ने क्या किया, स्पर्म के टेल को मूवमेंट करने का एबिलिटी दिया, सराउंडिंग को भी तो फ्री करना पड़ेगा तभी ना टेल मूव करेगा। विदाउट हम लोग कोआगुलेशन को अगर हम लोग नहीं हटाए, इफ यू डू नॉट रिमूव द कोआगुलेशन, हाउ कम दिस स्पर्म इज गोइंग टू मूव इट्स टेल इवन दो इट हैज गेन्ड द एबिलिटी ऑफ मूविंग इट। सो द थर्ड थिंग इज दैट इज वी नीड टू ब्रेक डाउन। ठीक है, द थर्ड थिंग विल बी the breakdown of the clots. ठीक है, the clots which were formed in the semen by the two important things, clotting enzyme and fibrinogen. These things will have to be removed, will have to be diminished from that particular region so that the sperm can freely move its tail as it has gained the ability to move it. Okay, now breakdown of the clots. Who is going to break it down? See, there is another thing which profibrinolysin. Okay, so profibrinolysin was a constituent of whom? Seminal vesicle. We have studied it. So profibrinolysin is inactive. It is an inactive thing. Okay, the moment this profibrinolysin, which came along with the semen, along with the sperm, the moment this profibrinolysin comes in contact with the calcium ion, the source is still the vaginal mucus. Okay, the moment it will come in contact, it becomes what? It becomes fibrinolysin. Okay, so pro हट गया, माने ये fibrinolysin क्या है? Fibrinolysin है an active enzyme. Okay, so what this fibrinolysin is going to do? नाम देखो, fibrino माने फाइब्रिन का, लाइसिन लाइसिस करने वाला। तो ये क्या करता है? ये dissolves the
फाइब्रिनोजेन, जिस फाइब्रिनोजेन ने वहां पे क्लॉट किया था उसी फाइब्रिनोजेन को ये तोड़ देता है। तो जैसे ही हम लोग फाइब्रिनोजेन को डिसॉल्व कर देंगे, स्पर्म का आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम द क्लॉट्स, फ्री फ्रॉम द कोआगुलेशन, सो स्पर्म विल नाउ बी एबल टू मूव फ्रॉम द वेजाइना टू वेरेवर इट हैज टू गो, वेयर इट हैज टू गो, एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब का वहां तक जा सकेगा। तो ये 3 पॉइंट है जहां पे हम लोग स्पर्म को उसका मूवमेंट करने का एबिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग अंडर द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अभी तक डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, 5 पॉइंट है, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा है। सो आई होप ये 3 पॉइंट तुम लोग को समझ में आया है, ठीक है। तो आई एम नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स, कि रिमेनिंग 2 पॉइंट में क्या होगा। ठीक है, व्हाट आर द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। नंबर 4 सी, कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड का कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो बाद में काम में आएगा, ठीक है, यहां पे काम में आएगा। देयर वाज अनदर सिक्रेशन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड एज inositol, okay. Then there was another one which was called as what, which was called as prostaglandin, okay. Inositol, prostaglandin, both were the secretion of seminal fluid. Now what inositol and what prostaglandin will do, that we need to know. Inositol जो है, this inositol, ठीक है, this inositol initially ये रहेगा क्या, इनएक्टिव, मतलब जब वो सीमेन के साथ वेजाइना में आएगा, inositol is in inactive stage. The moment it will come in contact with the calcium ion of vaginal mucus, the moment it will come in contact, it becomes what, it becomes active, okay. The inositol will become active. The moment the inositol become active, it will have certain purpose, it will have certain function that it had to do. What it is going to do, the moment it gets activated, it binds with the receptors, it binds with the receptors present in the vagina, okay. So it will bind with some receptors which are present in the vagina, and we know that receptors are chemical specific. So these receptors in the vagina were waiting for whom to come, for inositol to come. As the moment inositol comes, it will come in contact with the calcium ion of the vaginal mucus, and the moment it comes in contact, it will get activated, and after getting activated, it will bind with some receptors which are present in the vagina. Now what this will do, this binding creates a receptor, you can say this binding creates a protein receptor complex, okay. So this complex is going to send a signal, okay, this is going to send a signal to whom, to hypothalamus of our brain. The moment this signal reaches the hypothalamus of our brain, the hypothalamus will send a reverse signal, and this reverse signal, the ANS controlling signal, so the reverse signal will be sent, and what this reverse signal is going to do, this reverse signal is going to create a very interesting thing which is called as reverse peristalsis in female's genital tract. What is reverse peristalsis? नॉर्मल पेरिस्टेल्सिस कैसे होता है, अगर हम लोग यहां से खाना खाएं तो नॉर्मल पेरिस्टेल्सिस ऐसे, तो नॉर्मल पेरिस्टेल्सिस जब होता है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर से होते हुए उस फूड को एनस से होते हुए निकाल देगा। सो दैट मींस यहां से हम लोगों ने एंट्री लिया, पेरिस्टेल्सिस हो रहा है, तो वो पेरिस्टेल्सिस क्या कर रहा है, ओसोफेगस से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस आउट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जब भी होता है, हमारे बॉडी से कोई चीज निकल के जाता है, सपोज फिकल मैटर, एनस तक पेरिस्टेल्सिस होगा तो फिकल मैटर निकलेगा, यूरेथ्रा में पेरिस्टेल्सिस होगा, यूरेटर में पेरिस्टेल्सिस होगा तो यूरिन निकलेगा। रिवर्स पेरिस्टेल्सिस माने अंदर के तरफ, माने उल्टा, टुवर्ड्स द बॉडी, इनर वर्ल्ड, समझ में आ रहा है ना।
तो यहाँ पे ये जो रिवर्स पेरिस्टेल्सिस है वो कहां शुरू हुआ है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। माने अब वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब के तरफ चीजों को खींचा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दैट इज व्हाट रिवर्स पेरिस्टेल्सिस इज ऑल अबाउट। नाउ द थिंग्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द एम्पुला। देखो अब हम लोगों ने क्या किया, स्पाम को मूवमेंट करने का एबिलिटी दिया, दैट इज नॉट एनफ। हम लोग को स्पाम को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना भी है, सो दैट स्पाम सक्शन के थ्रू कहां पहुंच जाए? एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए। ठीक है, सो रिवर्स पेरिस्टेल्सिस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो दिस इज व्हाट आइनोसिटोल डू। प्रोस्टाग्लैंडिन सेम, इनएक्टिव, मोमेंट कम्स इन कांटेक्ट विद कैल्शियम आयन, बिकम्स एक्टिव। एक्टिव होके क्या करेगा? सेम इसके जैसा करेगा, बाइंड्स टू दी वेजाइनल रिसेप्टर। ये भी वेजाइनल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड ड्यू टू दैट बाइंडिंग, ड्यू टू द बाइंडिंग विद द वेजाइनल रिसेप्टर, सेम सिग्नल जाएगा किधर? सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस भेजेगा क्या? रिवर्स सिग्नल, आरएस। समझ में आया ना? और ये रिवर्स सिग्नल भी तो कुछ ना कुछ करेगा। ये क्या करता है? दिस, याद है कि नहीं? वेजाइना में पढ़ाया था, सब इंटरकनेक्टेड है। वेजाइना में बोला था कि नहीं? सबसे नीचे का लेयर क्या होता है? क्यूबोइडल सेल्स, जो क्या रिलीज करता है? म्यूकस। वेयर? इन द वेजाइना। समझ में आया? तो इट स्टिमुलेट्स वेजाइना प्लस सर्विक्स प्लस यूटेरस प्लस फेलोपियन ट्यूब। पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, वेजाइना, उसके आगे सर्विक्स, उसके आगे यूटेरस, उसके आगे फेलोपियन ट्यूब, पूरा इन चारों जगहों में जो भी ग्लैंडुलर सेल है, ठीक है, उन ग्लैंडुलर सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट्स ग्लैंडुलर सेल ऑफ whom? ऑफ दिस प्लेसेस टू डू व्हाट? टू डू व्हाट? टू रिलीज, समझो जगह नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, टू रिलीज म्यूकस। एक केमिकल आया, क्या झमेला है, ठीक है, ये अलग कर दिया। हाँ, तो एक केमिकल आया, एक केमिकल ने आके रिवर्स पेरिस्टेल्सिस करवाया, स्पाम को अंदर की तरफ खिंचवाया। दूसरा केमिकल आया, वो भी आया किसके थ्रू? सीमेन के थ्रू, बीइंग अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल फ्लूइड। वो आके क्या करा रहा है? वो आके ग्लैंडुलर सेल ऑफ दिस रीजन्स को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई तुम क्या रिलीज करो? म्यूकस। म्यूकस क्यों चाहिए? स्पाम को जो स्विमिंग करने का एबिलिटी मिला है, तो स्पाम को एक मीडियम भी तो चाहिए होगा स्विम करने के लिए। हु इज प्रोवाइडिंग दैट मीडियम? द म्यूकस। किसने बोला म्यूकस को आने के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो स्पाम अपने साथ पूरा, क्या बोलूं, मतलब पूरा रेडी होके आया है कि मुझे एम्पुला तक पहुंचना है, और मुझे एम्पुला तक पहुंचने में जिन जिन चीजों का मुझे जरूरत है, मैं सब चीजों को लेके आऊंगा अपने साथ, एंड आई विल ऑल्सो मेक देम वर्क टू हेल्प मी, टू फैसिलिटेट मी टू रीच द एम्पुला। आइनोसिटोल को लेके आया, देखो आइनोसिटोल क्या कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन को लेके आया, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, मीडियम दे रहा है स्विम करने के लिए। तो अब ये दोनों अपना काम करेगा। स्पाम को भी अपना एबिलिटी मिल गया है टू स्विम। नाउ द स्पाम विल स्विम एट अ स्पीड ऑफ 1.5 to 3 mm। इस स्पीड से वो स्विम करेगा, और इस स्पीड से स्पाम जो है वो स्विम कर करके वो पहुंच जाएगा किधर? एम्पुला में। ठीक है ना? तो एम्पुला में पहुंचने के बाद एम्पुला में स्पाम एंड ओवम के बीच में कुछ कुछ रिएक्शन होगा, फ्यूजन होगा। दैट इज द मेन डिस्कशन हाउ द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग ऑन, बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्टरी पोर्शन बिफोर वी गो देयर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे कि अब स्पाम इन जगहों को क्रॉस करके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच चुका है, कितना स्पाम पहुंचा है, और उन स्पाम में से किसको फर्टिलाइजेशन करने को मिलेगा, या एग उस इनकमिंग स्पाम के प्रति क्या रेस्पॉन्ड करेगा, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को मिल जाएगा। यहां तक आई होप समझ में आया है। मैं नोट्स भेजूंगा, डोंट वरी, बट आफ्टर आई कंप्लीट बोथ द मैकेनिज्म्स। ओके, तो अभी तक ये समझो। थैंक यू फॉर टुडे। Hope you guys are studying, because these chapters are very important and completely related to one another, as you are seeing. If you do not study the previous lecture, ये समझना मुश्किल है। समझा?